मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। और सोमेश कुमार की टी-शर्ट पे लिखा हुआ है काम, लेकिन बाजार में तो काम है नहीं। कैसे आएगा ये काम? क्या बाजार को शांति के लिए कुछ और निचले स्तरों की तलाश है? पिछले पूरे हफ्ते में वैसे तो देखिए तो सेंसेक्स निफ्टी ज़्यादा नहीं 1% गिरा है, लेकिन चूँकि शुरुआत के 2 दिन काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद फिर अगर उस ऊपरी स्तर से देखें तो फिर गिरावट ज़्यादा तीखी लग रही है और 25,500 के नीचे निफ्टी चला गया है, जो आप तो कह रहे थे शायद 25,700 के आसपास से खरीदारी शुरू करनी है। अब ये घबराहट देख कर के लोग चिंता में होंगे कि भई 25,500 भी गया और निचले कौन से स्तर आने वाले हैं? क्या रणनीति रहेगी नए हफ्ते में? ओके, तो इस कैलकुलेशन का रीज़न पहले समझा देता हूँ। जिस तरह से निफ्टी आईटी का फॉल हुआ है ना, उस निफ्टी आईटी जी। के फॉल के कारण निफ्टी का ये कैलकुलेशन चेंज हुआ है। अदरवाइज़ निफ्टी बैंक देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे तो उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन निफ्टी आईटी का जो फॉल है वो एब्नॉर्मल है, 4-4%, 5-5% ऐसे गिरा तो ये कैलकुलेशंस चेंज हुए हैं। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि 25,500 टूट गया तो अब क्या करें? कुछ नहीं करें। टूट गया तो टूट गया, अभी इंतज़ार करें। नीचे में 25,100 के आसपास से सपोर्ट शुरू होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ चला जाए। इम्पोर्टेंट क्या है समझना कि जिस तरह की वोलेटिलिटी आईटी इंडेक्स में है, ये वोलेटिलिटी में सपोर्ट लेवल जो पहले जितनी आसानी से समझ में आ रहे थे, उतनी आसानी से भी समझ में नहीं आएँगे। इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब ये कहाँ रुकेगा? 200 ईए में रुकेगा कि जो नीचे का लोअर सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 24,900 वहाँ रुकेगा। सपोर्ट का रेंज यही है बिकॉज़ निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी जो फॉल है ये कहीं न कहीं अब अरेस्ट होना चाहिए। उसको भी देखेंगे, सामने ही समझ लेंगे। और निफ्टी बैंक 59,700 या उसके नीचे आस-पास से कहीं सपोर्ट आना शुरू होना चाहिए। उसके बेसिस पे ये असेसमेंट करना पड़ेगा हमको कि ये निफ्टी कहाँ पे रुक सकती है। तो निफ्टी हो सकता है कि हमको 25,200 के आस-पास से भी सपोर्ट लेना शुरू कर देगा, है ना? और या 200-300 के रेंज से सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। मेन हमारा कॉन्टूर जो है 24,800 के नीचे निफ्टी जब तक क्लोज़ नहीं हो, किसी भी तरह से ट्रेंड को नेगेटिव ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये निफ्टी आईटी का जो करेक्शन है, ऐसा ही होता है, जब होता है तो थोड़ा-सा करेक्शन एक्सेंचुएट हो जाता है, थोड़ा शार्प हो जाता है, जो मन में डाउट क्रिएट करता है कि अब रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको भी समझ लेंगे। बट फिलहाल निफ्टी में इतना ही समझें कि 25,500 के नीचे का क्लोज़ है। इस क्लोज़ को आप इमीडिएट टर्म का करेक्शन मान के चलेंगे, ट्रिगर हो सकता है या सेल ऑन राइज़ का मार्केट हो सकता है, ये रह जाए अब। नीचे सपोर्ट के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, जो हमको 25,300 से लेके 24,800 के रेंज में कहीं मिलना चाहिए। जी। तो एक चीज़ ये दिख रही है कि कल आईटी में काफ़ी घबराहट थी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि म्यूचुअल फंड्स खरीदारी भी कर रहे हैं वहाँ पे। यानी उन्हें भरोसा है कि हाँ, काफ़ी नीचे के स्तर आ गए, यहाँ से समर्थन मिल जाएगा। तो पहले आईटी इंडेक्स पर विस्तार से बाद में जाएँगे। क्या इसको एक संकेत के रूप में देखें कि ठीक है, एक झटका लगा है, उसका असर निफ्टी पे भी आया है, लेकिन अंततः जो आप नीचे के स्तर बता रहे हैं कि 25,200 हो जाए या 24,900 हो जाए, उन स्तरों के आसपास सहारा मिल जाएगा। तो यहाँ से जो अलग-अलग स्थितियाँ बन सकती हैं उसके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए, अ, हम कई बार देखते हैं कि फ्राइडे के दोपहर तक काफ़ी बाज़ार में निराशा रहती है और सोमवार को एकदम मूड माहौल बदला हुआ रहता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, शुक्रवार को रुक गए होते हैं कि अच्छा अभी तो इतनी घबराहट है और नीचे के स्तर आएँगे तब खरीदेंगे, और सोमवार को उन्हें पता चलता है कि नहीं, फ्राइडे को बॉटम बन गया, अब वहाँ से आप 300 पॉइंट ऊपर हैं। तो सोमवार को और उसके अगली मतलब पूरे हफ्ते के बीच में क्या रुझान रखना है? कैसे एक निवेशक जो खरीदारी के लिए तैयार बैठा है, वो अपने आप को पोज़ीशन करे, किन स्तरों पे नज़र रखे, कौन से सेगमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करे, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, और उसमें भी अगर कोई सेक्टरल अप्रोच रखना है जहाँ पर, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स काफ़ी, जैसे आईटी हुआ, उसके अलावा भी मेटल है या रियल एस्टेट है, बहुत सारे सेक्टर्स में ज़्यादा दबाव दिखा है। तो क्या सेक्टोरली कहीं पर आपको लगता है कि नए हफ्ते में बहुत ध्यान देना है, जहाँ मौके मिल सकते हैं? क्योंकि ओवरऑल आप कह रहे हैं कि
नज़रिया खरीदारी का ही रखना है। एक्चुअली निवेशक के लिए तो उनको अपॉर्च्युनिटी मिल गई खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी भागी जा रही थी, उस भागते में तो खरीद नहीं पाते। ये जो करेक्शन है, इसमें निवेशक को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न बताता हूँ। देखिए, आईटी से वैसे भी एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब एक्सपेक्टेशन ही मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी आईटी से, तो आईटी के गिरने से पूरे बाज़ार का स्ट्रक्चर चेंज होने का इश्यू नहीं है। अगर बैंक इंडेक्स के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ होता, तो व्यू कंप्लीटली चेंज करता है, बिकॉज़ बैंक, बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर, कंजम्पशन फार्मा एज़ अ सेक्टर, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रीब्यूशन आएगा। ऑटो एज़ अ सेक्टर एक्सपेक्टेशन है कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। निफ्टी आईटी एज़ अ सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन था, मैं उसको एक बोनस पॉइंट लेके चल रहा था। वो मेरे प्राइम कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं है, बिकॉज़ इस वैल्यूएशन पे मुझे उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं था। अगर मिलता है तो बोनस है, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रक्चरल इश्यू आईटी इंडेक्स में आया है, इसके कारण कोई भी हमारा जो नेक्स्ट बुल रन का असम्पशन है, वो नहीं होता है खराब। दैट स्टिल रिमेन्स बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ इन निफ्टी आईटी इंडेक्स, एंड वो नेक्स्ट बुल रन का मेरा प्रेमाइस ही नहीं है, वो एक एडिशनल टेलविंड के हिसाब से है। तो इन्वेस्टर के लिए हमारे जो सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर्स में खरीदारी का मौका तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खरीदारी करते रहें और अपना रिस्क जो भी है मेंटेन करना चाहें, तो इन्वेस्टर के लिए भी रिस्क वही रहेगा। 24,800 के नीचे क्लोज़ के पहले कोई मार्केट में रिस्क नहीं आता है, एज़ ऑफ नाउ। इसी में कंसोलिडेट होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी अभी ट्रेड की होगी, बिकॉज़ जिस तरह से अगर आप देखेंगे ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये आइलैंड वाले स्ट्रक्चर हैं, अलग-अलग जाके सेगमेंट में कैंडल्स बन रहे हैं। तो जब भी आइलैंड स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको थोड़ा-सा उसको प्रॉपर कंप्लीट होने में, बनने में, समझने में समय लगता है। तो इस तरह का मूवमेंट है अभी निफ्टी का। ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट में कोई इश्यू नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन्वेस्टमेंट का जो मेथड था, उसको कंटिन्यू करेंगे। जी। लेकिन जो मैंने समझना चाहा कि सेक्टर्स के हिसाब से क्या कुछ ख़ास सेक्टर्स ऐसे उभर रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ मौका है अब? सेक्टर चेंज नहीं कर रहा है राजीव जी। सेक्टर वही रहेगा जो पहले था, अभी भी उसको रिपीट करूँगा कि हमको बीएफएसआई प्राइम रखना है, और बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा मुझे ठीक लगते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मैं इस लेवल पे उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक अगर 10 से 20% का करेक्शन देता है, तो फिर मेरा कंफर्ट उधर ज़्यादा हो जाएगा। एज़ ऑफ नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंफर्टेबल है। इंश्योरेंस भी कंफर्टेबल है, उसमें भी आप स्टैगर्ड बाइंग या स्टॉक स्पेसिफिक उसमें देखना पड़ेगा, जगह है। क्योंकि अगर लाइफ इंश्योरेंस में जाएँगे तो वैल्यूएशन आपको कुछ करने नहीं देगा। जनरल इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में भी थोड़ा-थोड़ा काम किया जा सकता है। ये सेक्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर बुल रन में और जिस तरह से थोड़ी-थोड़ी एफआई की बाइंग भी पार्टिसिपेशन में आ रही है, अगर कुछ होना है तो बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर का ही पहला कुछ होना है। उसके बाद दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा कि आपका इसका भी समय आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे एसी, कूलर, ऐसे ये सब जो प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, जिसमें आपका कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स, नाम नहीं याद आ रहा था। कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स का भी समय आ जाएगा, 2 रीज़न से। एक तो गर्मी का सीज़न आ गया, अब मैं अभी पढ़ ही रहा था कि एसी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। जो न्यूज़ में मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर एसी आ रहा है तो कूलर भी आएगा, और फिर अप्रैल के बाद, फिर हमारा जून के बाद वाला जो है उसमें हमारा जो वॉशिंग मशीन, ये सब वाली चीज़ें हैं, उन सब का भी डिमांड आएगा एक बारी हमारा टैक्स का आउटफ्लो निकल जाए। तो कंजम्पशन में आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफ़ी जगह धीरे-धीरे बननी चाहिए। होटल टूरिज़्म में जगह बननी चाहिए, जिसमें हमको काम करना चाहिए। फ़ार्मा का भी अब पाथ पहले से बेटर लगता है। फ़ार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स जो हम बात करते हैं, रिटेल जो हम बात करते हैं, इसका पाथ पहले से बेटर दिखता है। तो इसमें धीरे-धीरे पोज़ीशन बनाइए, बना के रहेंगे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। अम, आईटी से मैं पहले भी बाहर था, आईटी से मैं अभी भी बाहर हूँ। बाकी और ज़्यादा सेक्टर्स पे तो फ़ोकस, मतलब कंज़म्पशन
और BFSI जो क्रेडिट ग्रोथ वाले हैं, इस पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। जी। संदीप जी पूछ रहे हैं केमिकल सेक्टर पे बताइए, वहाँ पे भी आपकी राय क्या रहेगी? केमिकल को ट्रेड में रखिए बिकॉज़ मैंने अभी रिज़ल्ट देखे हैं, रिज़ल्ट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं, गिवन द वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस अभी भी ऑन द हायर साइड हैं, सप्लाई का इश्यू वहाँ से गया नहीं है, चाइना के डंपिंग का इश्यू वहाँ से गया नहीं है। तो केमिकल में अगर मोमेंटम मार्केट मोमेंटम में पार्टिसिपेट करता है तो उसको टैक्टिकल से में ही रखिए, स्ट्रैटेजिक में केमिकल में बाइंग नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। जी, ठीक है। अब निफ्टी के स्तरों पर ख़ास तौर पे मतलब शुरुआती टिप्पणी में आपने कुछ स्तर तो बताए ही, लेकिन इसको क्रिस्टलाइज़ कर लेते हैं। ख़ास करके हफ़्ते भर के लिए अगर देखें नए हफ़्ते में, तो किन स्तरों पे ज़्यादा नज़र रखनी है? विशेष रूप से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए? जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं अब उनके लिए ध्यान यही रखना है कि निफ्टी का जिस तरह का आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है, वहाँ पे मुझे अभी मेन सपोर्ट लेना पड़ेगा 20 डीएमए से। उसके अलावा मेरे पास कोई अभी वैसे पक्का इंडिकेटर जिसको कहें वो नहीं रह सकता है। और निफ्टी का तो 20 क्लोज़ जो डीएम है फिलहाल टूट गया है, मतलब कल तो उसके नीचे बंद हुआ है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो हमारा जो 20 डीएमए के नीचे का क्लोज़ है मतलब 25,500 के नीचे का क्लोज़ है। तो अब ये मार्केट बाई का मार्केट तो नहीं बन सकता जब तक 20 डीएमए के ऊपर क्लोज़ नहीं मिलेगा। उसके पहले कोई बाइंग का मार्केट नहीं बन सकता। यहाँ से एक पोटेंशियल रिवाइवल हो सकता है क्या? नहीं ठीक है। तो उसके पहले बाइंग ट्रेडिंग बाई शुरू नहीं करना है। एक बार जो बाई करना था 25,500 से 25,700 का रेंज था। ये रेंज आने के बाद कोई फर्दर बाइंग नहीं, जिसको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है वो करना चाहिए और वेट करना चाहिए फ्रेश डायरेक्शन इमर्ज होने का, क्योंकि फ्रेश डायरेक्शन अभी नहीं है। इस केस में ट्रेडिंग नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी। फ्रेश डायरेक्शन कहाँ मिल सकता है? अब मान लीजिए कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मंडे को कभी-कभी अच्छा भी हो जाता है, फ्राइडे फैक्टर रहता है कभी। मंडे को अगर आपको ये 20 डीएमए के ऊपर क्लोज़ दे 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 या 25,600 के ऊपर क्लोज़ दे दे, तो फिर शायद एक ये गैप जो बना है 25,750 800 तक, ये गैप तक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, गैप फिलिंग हो सकती है। उससे ज़्यादा अभी नहीं कोई फर्दर डायरेक्शन डिसीज़न मिलेगा, उतने ही तक रहेगा। और जब तक उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हो, तब तक हमारे पास नीचे कोई इमीडिएट सपोर्ट भी नहीं है बाय डिप्स करने का। इन अ नटशेल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में भी डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, ऐसी जगह पे क्लोज़ है। अगर चांस लेना है लॉन्ग साइड में तो 20 डीएमए के ऊपर क्लोज़ देखना होगा और तब आपके पास जो लो बना है फ्राइडे का व्हिच इज़ 25,447 या 450 जो भी है, उस लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं ऑन लॉन्ग साइड अप अंटिल 25,750 800, उसके बियॉन्ड नहीं है। फिर से फ्रेश डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ से गिरता रहा तो क्या? यहाँ से गिरता रहा तो आपके पास 25,625 जहाँ से ये गैप बना है, ये स्टॉप लॉस टेक्निकली मेंटेन किया जाता है और सेल मेंटेन किया जाता है टिल 200 डीएमए व्हिच इज़ क्लोज़र टू 25,300। इससे ज़्यादा और कुछ किया नहीं जा सकेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस हाई रहेंगे। जी। अच्छा, कई बार हम ये देखते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज से बाज़ार थोड़ा नीचे भी जाता है, जैसे ताज़ा उदाहरण यही है। हमारे सामने ही है अभी जब 200 डे मूविंग एवरेज को जनवरी में छुआ निफ्टी ने और उसके बाद वहाँ से सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन आपने उठा-पटक उसके नीचे देखी और उसके बाद फिर वापस ये गैप जो है ये यूएस ट्रेड डील वाला है। तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे भी जाता है तो क्या घबराने की ज़रूरत है? नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली उसके नीचे चला जाता ही है। मैंने बोला टारगेट वहाँ रखना है, टारगेट रखने का मतलब ये है कि उसके नीचे भी जाएगा, उसका वेट करेंगे तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। वहाँ का सक्सेस रेट हाई रहेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो ठीक है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद तो रहे नहीं है ना वहाँ पे। खरीदने का तो वहाँ पे है नहीं, ये सेल ऑन राइज़ की तरीका है, सेल ऑन राइज़ में प्रॉफ़िट बुकिंग का तरीका क्या हुआ? जहाँ पे सक्सेस रेट हाई रहे, वो रहेगी 200 डीएमए पे बाहर निकल लो और फिर फ्रेश थिंकिंग, 200 डीएमए के नीचे डिप होता है, फिर भी हमको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। 200 डीएमए जी, के नीचे डिप नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन अभी है क्या ना कि जिस तरह से आईटी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग के चांसेज़ हैं, जो फ्राइडे से ही देखने को मिला है,
वो शायद हो सकता है कि एक शार्प पुल बैक वहाँ से हो। तो बैंक है स्ट्रॉन्ग, आईटी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग का लेवल आ चुका है और बाकी सारे सेक्टर तो फेवरेबल ही हैं। तो उस केस में क्या है कि यहाँ से बाउंस होने का चांस बहुत तेज रहेगा, एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग का चांस बहुत तेज रहेगा। इसीलिए उसके बियॉन्ड अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, है ना? और जैसा आपने जी। बोला मंडे को ये भी पॉसिबल है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो यहाँ से ऊपर ही यही हो ही जाए बॉटम।